नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। कार्यक्रम शुरू करने से पहले पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम भाई हैं उन सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। इसके अलावा ईद की ये मुबारकबाद हमारे सभी दर्शकों के लिए है। पहले विश्व से, मोदी जी कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरा दुनिया हमारा परिवार है। तो मुबारकबाद हम ईरान में बैठे मुसलमान भाइयों को भी देते हैं, अमेरिका में भी और सऊदी में भी। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद। हमारे देश में हमारे सभी भाई जो हमारे देश में मुस्लिम भाई हैं उनको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और सभी देशवासी सुखी हों, समृद्ध हों और इस देश में भाईचारा फिर से कायम हो। आज ईद पर वो ऐसी दुआ करें। हम तो दुआ रोज करते हैं 365 दिन। तो फिर से एक बार मुबारकबाद। अब आते हैं मुख्य खबर पर। दरअसल कई बार हमने विश्व रिकॉर्ड पर खबरें की हैं, लेकिन अब यकीन के साथ कह सकता हूं मैं कि जो नया विश्व रिकॉर्ड हमारे साहेब ने बनाया है 56 इंच वाले ने, उस विश्व रिकॉर्ड तक पहुंचना अब शायद नामुमकिन हो। डरपोक होने का ऐसा विश्व रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं होगा। अगर इस विश्व रिकॉर्ड को दोबारा कोई करेक्ट कर पाएगा तो वो क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमारे साहेब में है। एक बार कहा था एक इंटरव्यू में उन्होंने कि अभी मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी दुनिया ने देखी ही नहीं। तो वाकई अभी यह भी दुनिया ने नहीं देखा है कि कोई कितना डरपोक हो सकता है, कितना हो सकता है। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप अकाउंट बंद करवा दो, सोशल मीडिया का, बैंक का अकाउंट बंद करवा दो, हमारे जिंदगी का अकाउंट बंद करवा दो, जो करना है करो। इस देश में पहली बार हो रहा है। मैं फिर कहता हूं, 16 महाजनपदों से लेकर के, जिसका हम लोग गौरव गाथा गाते हैं ना, 6ठी सदी ईसा पूर्व भारत में सबसे पहले लोकतंत्र के बीज पड़े 16 महाजनपद से, मत्स्य, अंग, मगध, कौशल। वो उस दौर से लेके आज के दौर तक भारत की जो संस्कृति है उसमें पहली बार देखा जा रहा है कि आलोचना करने पर आपके जुबान बंद कर दी जाएगी। गांधी जी के 3 बंदरों को हम सुनते आए। मोदी जी इस देश के 143 करोड़ लोगों को गांधी जी के बंदरों में तब्दील कर देना चाहते हैं, लेकिन वो दुनिया की बुराई के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बुराई के लिए। मोदी की बुराई मत देखो, मोदी की बुराई मत बोलो और मोदी की बुराई मत सुनो। बस मोदी, मोदी और मोदी। जरा भाव को लाइए, जोड़िए, फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे। स्वागत है भाव। जरा हेडलाइन देखिए और इस हेडलाइन के साथ सतर्क हो जाइए। सतर्क हो जाइए। कब तक बोल पाएंगे ये तय कीजिए। डिजिटल इमरजेंसी, एक्स खातों को रोक रही सरकार, विरोधी आवाज बर्दाश्त नहीं। आगे चलिए। जंग से लेकर एलपीजी संकट तक, आलोचना बर्दाश्त नहीं। पीएम मोदी और सरकार के खिलाफ लिखने वालों के अकाउंट सस्पेंड। मैं ये खबर नवभारत लाइव पे लिखी गई है। मैं देख करके आश्चर्यचकित हूं। ये शायद महाराष्ट्र नागपुर से चलने वाला अलग नवभारत है, दूसरा नवभारत। सत्य हिंदी पे तो समझ में आता था कि जो लिख देते हैं हिंदू पर लिख देते, लेकिन यहां पर ये लग गई। इसके लिए साधुवाद है, गलती से लगी या अनजाने में लगी या जानबूझ के लगी, जिस भी वजह से लगी। जरा आगे चलिए, क्या चल रहा है देश में जरा देखिए। एक्टिविस्ट संदीप, ये पत्रकार एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पर, एक्स पर बहुत एक्टिव रहते हैं। हम लोग भी देखते रहते हैं ट्वीट्स। कई बार होता है इन लोगों के ट्वीट्स दिन भर ये केवल एक्स पर एक्टिव है तो खबरें ऐसी ऐसी भीतर से कुछ निकालते हैं कि हम लोग भी देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। एक्टिविस्ट संदीप हैज बीन withheld in India in response to a legal demand, और आगे नीचे लिखा है अकाउंट withheld। आगे चलिए। ये पैरोडी अकाउंट है नेहरू, नेहर_हु करके नेहरू उससे चलता है।
पैरोडी अकाउंट, और इस पर बहुत तीखे व्यंग तंज होते हैं, तथ्यात्मक फैक्ट्स निकाल करके। बहुत सारा मैंने इस पे देखा है, फैक्ट्स निकालते हैं जो मोदी जी जब नेहरू को और मोदी जी की पूरी टीम गरियाती है तो ये कई बार कंपैरिजन करते हैं, बहुत सारा कंपैरिजन कि नेहरू ने क्या किया और क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी अकाउंट बंद है। ये एग्जाम्पल है सिर्फ 2, बहुत सारे बंद है, अभी सब बताते हैं। डॉक्टर नीमो यादव, ये डॉक्टर नीमो यादव पे आप जाएंगे, यहाँ भी जबरदस्त, यहाँ पर ना आपको नफरत मिलेगी, इन अकाउंट्स की एक गारंटी है, यहाँ ना नफरत मिलेगी, ना वर्टिकल डिवीजन मिलेगा, ना हिंदू मुसलमान का नैरेटिव मिलेगा, ना मंदिर मस्जिद मिलेगा। यहाँ पर सरकार की नीतियों का आलोचना मिलेगी, यहाँ पर झूठ और फरेब को एक्सपोज किया जाता हुआ दिखेगा, लेकिन सब बंद करवा दिए गए हैं। ये लीगल मामला है, मामला लीगल है। चलिए अब जरा देखिए क्या चल रहा है, इसको क्या भी दो एक जगह जो लिखा है उस उन खबरों के भीतर क्या है। बुधवार से कार्रवाई तेज हुई है, इन खातों के पेज पर जाने पर भारत में लिखा आता है विदहेल्ड, इन अकाउंट्स पर अब भारत से देखने पर मैसेज दिखता है अकाउंट विदहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू ए लीगल डिमांड, यानी कानून की वजह से भारत में अकाउंट रोका गया है। ये अकाउंट भारत के बाहर नॉर्मल दिख रहे हैं। इसके साथ ही एक रिपोर्ट यह भी है कि फिलहाल आईटी मंत्रालय के पास ऐसी रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन अब कई अन्य मंत्रालयों को भी यह अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है। ये 3 दिन पहले हमने खबर दिखाई भी दी आपको। यदि ऐसा हो गया तो क्या ऐसी कार्रवाइयों की बाढ़ नहीं आ जाएगी? तो क्या यह डिजिटल इमरजेंसी है? सोशल मीडिया पर तो कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है। चलिए आगे चलिए, जरा आगे चलिए। सोशल मीडिया ने कैसे रिएक्ट किया है जानने से पहले जानना जरूरी है कि किस खातों पर और कैसी कार्रवाई हुई है। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और नहीं आता है। राइटर्स को इन्होंने एक बार ब्लॉक किया था और ट्विटर ट्विटर तो तुरंत जवाब देता है। उससे जब पूछा गया एक्स से तो उसने कहा कि सरकार ने रुकवाया है, और सरकार ने कहा कि नहीं, हमने नहीं रुकवाया। अब सरकार और एक्स के बीच ऐसा कोई भूत बैठा है जो मैसेज भेजता है, सरकारी मैसेज। रिपोर्ट के अनुसार ये कार्रवाई आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत हुई है। इस धारा के तहत केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑर्डर दे सकती है कि अगर कोई कंटेंट देश की सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था और विदेशी संबंधों के लिए खतरा है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाए। सरकार की ओर से ऐसा आदेश ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक से ऊपर का अधिकारी ही निकाल सकता है। अब चलिए आगे चलिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी तो सब वही हैं। हाल में जिन खातों पर सरकार ने कार्रवाई की है उनमें पैरोडी अकाउंट्स, व्यंग और पत्रकार वाले खाते शामिल हैं। पैरोडी और व्यंग वाले पॉपुलर अकाउंट नेहरू, डॉक्टर नीमो यादव, इंडियन आर्माडा, डक की बात और मिस्टर जेठवानी, डीओसी आलजियम, ये सब शामिल हैं। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट में एक्टिविस्ट संदीप का खाता, संदीप सिंह का खाता है। ये सब बंद हो चुके हैं। चलिए एक एग्जाम्पल है बस। ये खाते सरकार की नीतियों, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों, विदेश की नीति, एलपीजी संकट और प्रधानमंत्री पर व्यंग करते थे। मीम्स, कार्टून और क्रिटिकल पोस्ट से ये काफी फेमस थे। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक, अब ये स्क्रॉल और कारवां ही इस पे रिपोर्टिंग भी करेंगे, ये भी समझिएगा। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार कारवां मैगजीन के एडिटर हलतोष सिंह बाल ने बताया कि 14 मार्च का एक ट्वीट भी ब्लॉक हुआ है। यह ट्वीट 2022 में उनके आर्टिकल को प्रमोट कर रहा था, जिसमें इंडिया टुडे के अप्रैल 2002 के कवर का जिक्र था, जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो थी और हेडलाइन थी हीरो ऑफ हेट्रेड। ये इंडिया टुडे का कवर पेज था। ये मेरे पास कवर पेज है भी। हेट्रेड ऑफ हीरो इंडिया टुडे ने लिखा था, जिसका चैनल सबसे तेज होकर के और दिन भर देखिए सबसे तेज लूट रहा है। उसने लिखा था 2002 में हीरो ऑफ हेट्रेड। उस कवर पेज को पोस्ट कर दिया तो ब्लॉक करवा दिया। कारवा को एक्स से ईमेल मिला कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत ब्लॉकिंग ऑर्डर दे दिया है। चलिए आगे चलिए। रिपोर्टों के मुताबिक टेक ग्लोबल इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम हेड प्रतीक वाघरे ने कहा कि मार्च 2026 से अकाउंट लेवल पर प्रतिबंधों की नई लहर आई है। मार्च 26 से उन्होंने 42 से ज्यादा, जब से मोदी जी का डंका बज रहा है ना, 5-5 देश में फोन करके युद्ध रुकवा देते हैं, उसी समय से बंद करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने 42 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए हैं। पॉलिसी रिसर्चर प्रणेश प्रकाश की लिस्ट के अनुसार गुरुवार तक कम से कम 316 एक्स अकाउंट भारत में कानूनी तौर पर ब्लॉक है। 316, हम तो आपको 16 भी नहीं दिखाए। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में सरकार ने एक्स से करीब 1400 पोस्ट या अकाउंट हटवाए थे। फिलहाल सिर्फ आईटी मंत्रालय ही ऐसा कर सकता है, लेकिन अब रिपोर्ट है कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी धारा 69A के तहत ब्लॉकिंग ऑर्डर देने का अधिकार दिया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो क्या सोशल मीडिया पर यूजर कुछ भी विरोध वाली बातें लिख पाएंगे? इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ तानाशाही। कल हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात किए थे ईरान में, भारत में मॉडल है। और पूरी जिम्मेदारी से समझ लीजिए, हमारा 56 इंच नहीं है, लेकिन ये समझिए कि है जब तक सांस तो डरेंगे नहीं। यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑटोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिक्टेटरशिप, मोदी जी तुकबंदी करते हैं। इसको हम जो है डीडी पॉलिसी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की डीडी पॉलिसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिक्टेटरशिप, तानाशाही का विकेंद्रीकरण। मतलब ऊपर नहीं, अब नीचे चपरासी भी चाहे तो किसी कहेगा साहब का आलोचना करोगे, चल किनारे बैठ। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिक्टेटरशिप। भाऊ देखिए आशीष जी, सरकार के पास पर्याप्त कानून थे जिसके तहत सरकार की यदि कोई बदनामी करता है या कोई विदेश नीति को डैमेज करता है तो बाकायदा सरकार उसको कोर्ट में घसीट के सजा भी दिलवा सकता है, उसका ट्वीट भी डिलीट करवा सकता है। ये सारा एक न्यायपालिका के तहत होता है। लेकिन न्यायपालिका को आप साइड को रखते हुए, जहां आपकी सुनवाई भी नहीं है, बस सरकार कह देगी, यदि हमने कहा कि प्रधानमंत्री का इजराइल जाना गलत है तो बस सरकार कहेगी कि ये विदेश नीति के खिलाफ बोल दिया और इसका अकाउंट सस्पेंड करो। ये तानाशाही है, ये न्याय नहीं है। राइट टू प्रेजेंट माई केस, आई हैव राइट टू प्रेजेंट माई केस। यदि मेरा ट्वीट हटाया जाता है तो मुझे ये अधिकार है बताने का या सुनने का कि ये क्यों हटाया गया है, कौन सी धारा का कहाँ उल्लंघन होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आशीष, ये घोर एक जो अघोषित, बार बार हम आपातकाल की बात करते हैं और अब ये आपातकाल अघोषित डिजिटल आपातकाल तो लागू हो गया ऐसा माने। आप ट्विटर पे ट्वीट नहीं कर सकते, फेसबुक पे लिख नहीं सकते, इंस्टाग्राम से आप हटाए जाते हैं, तो फिर आदमी क्या करेगा? और कल यदि इस देश में विद्रोह हुआ, इस देश में नेपाल जैसी स्थिति हुई, तो सरकार फिर गाली देती है मीडिया को या एक्टिविस्ट को कि आप विद्रोही, देशद्रोही काम करते हैं। सवाल है, जब आप लोगों को एक्सप्रेस करने का सारे चैनल छीन लेंगे, आप ट्विटर पे एक्सप्रेस नहीं करने देंगे, फेसबुक पे एक्सप्रेस नहीं करने देंगे, तो वो आप किसी भी प्रेशर कुकर का लीड बंद करके आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं। जब प्रेशर बनेगा तो वो फूटेगा। ये कम से कम जो सोशल मीडिया के एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे कम से कम कोई अपनी बात कह के कम से कम एक मन को शांति लगा देता है कि चलो मैंने तो मेरी बात कही। इतना घोर अन्याय हो रहा है हम पर, तो हम कम से कम बोल तो सकते हैं। यदि आपने ये भी आज़ादी छीन ली तो फिर ये क्या आप इसका इंतज़ार करेंगे कि लोग रास्ते पे उतरेंगे? और जब रास्ते पे उतरेंगे लोग तो क्या आप गोलियाँ चलाएँगे? टाइम स्क्वायर बनवाएँगे भारत को? सवाल वो है, किस बात पे? मैंने कहा ना, सरकार के पास पर्याप्त कानून है। उस कानून के तहत आप सरकार को ये कर सकते हैं, लेकिन सरकार कानून का दुरुपयोग कैसा करते हैं? वांगचुक को उठा दिया, कई महीने जेल में रखा, प्रताड़ना की, जो आरोप लगाए वो सरकार ने विथड्रॉ किए। सरकार ने आरोप कैसे लगाए? क्योंकि आपको क्या डराना था, आपको धमकाना था। तो आपके पास कोई तर्क नहीं है तो आप डराओगे, धमकाओगे, आपके ताकत का दुरुपयोग करोगे। ये देश ने अंग्रेजों से आजादी ली है जिनके यहाँ सूर्य अस्त नहीं होता था। इस देश को फिर से लोकतंत्र परतंत्र में ना ढकेलिएगा। और स्वतंत्रता का मतलब, आजादी का मतलब संविधान के तहत आजादी होती है। और संविधान मुझे बोलने का अधिकार देता है। वो बोलने का अधिकार यदि देश को नुकसान पहुंचाता है तो कैसा नुकसान पहुंचाता है, इसकी बात सरकार ने बतानी चाहिए।
या मुझे ये बताना चाहिए कि किस तरह से सरकार को मैं सुरक्षा के लिए मैं हानिकारक हो सकता हूं या मेरा वक्तव्य हानिकारक हो सकता है। सिर्फ सरकार का मन करे या प्रधानमंत्री की आलोचना करे, प्रधानमंत्री गलत है ये बोलने पे आप कहोगे कि देश की सुरक्षा खतरे में है। देश की विदेश नीति आपने हाईजैक कर रखी है। देश की विदेश नीति पे लगातार लोग बोल रहे हैं, पूरा विश्व हम पे हंस रहा है। स्विट्जरलैंड जैसा देश जो अमेरिका को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई करता था, बारूद सप्लाई करता था, उसने मना किया कि हम तटस्थ रहना चाहते हैं। उसने निर्यात बंद किया अपना। क्या विश्व के सभी देश मूर्ख हैं? और सारी अकल सिर्फ हमारे देश में आई है? हम कहां गुटनिरपेक्ष रह गए इस पूरे विदेश नीति में? और ये सवाल पूछने पे आप कहोगे कि ये देश के खिलाफ है। प्रधानमंत्री देश कब से हो गए? प्रधानमंत्री देश नहीं है। प्रधानमंत्री को एक एग्जीक्यूटिव पावर दिया है लोगों ने देश चलाने के लिए, लेकिन देश 140 करोड़ लोगों का है जो संविधान के एक दायरे में रहते हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली से प्रधानमंत्री चुनते हैं। यदि लोगों ने आपको चुना है तो आप लोगों के प्रतिनिधि है, आप उन्हीं के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। ये जब आईटी एक्ट पास हुआ तभी बवाल हुआ था और तभी ये बोला जा रहा था बार बार, लेकिन जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को संविधान का कस्टोडियन तो कहता है, लेकिन ये एक्ट पास होने दिया। वो ठीक है, कर लो। तब भी बात कही जाती थी कि ये कहीं ना कहीं राइट टू एक्सप्रेशन का इसमें उल्लंघन होगा या उस पर कुठाराघात करेंगे। तो बोला गया देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा के मायने क्या है बताइए मुझे। देश क्या मोदी इकोनॉमिकली सुरक्षित है? क्या सिर्फ मोदी जी की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है? क्या पहलगाम में चीखें आज भी सुनाई नहीं देती? पहलगाम की चीखें कौन भूल गया? क्या इस देश का किसान सुरक्षित है जो आए दिन अपना जीवन लीला समाप्त करने पर तुला रहता है? क्या वो सुरक्षा नहीं है? क्या सामाजिक सुरक्षा नहीं है जहां अल्पसंख्यक या कोई दूसरा पिछड़ा आदिवासी अपने आप को असुरक्षित समझता है? क्या ये सुरक्षा नहीं है? क्या वित्तीय सुरक्षा नहीं है? 255 लाख करोड़ का जिस पे कर्जा, उसको वित्तीय सुरक्षा कहां से होगी? क्या धार्मिक सुरक्षा है अपने यहां? खान पान करने की, पहनने की सुरक्षा है अपने यहां? सुरक्षा की बात करते हैं। ये तानाशाही मोड में जा चुके हैं, ये चाइना के मॉडल पे जाएंगे, आप देख लेना आशीष। यदि लोग अभी ठीक समय पे जागे नहीं तो ये चाइना के मॉडल पे जाएंगे और ये इस देश के लोकतंत्र समाप्त कर देंगे और संविधान को ताले में बंद कर देंगे। मैं एक बहुत बहुत ही मतलब बदहजमी वाली बात बोलूं, मतलब कड़वी, चाइना के मॉडल पे जाएंगे हम। कोई मॉडल पे भाई शासक है, राजा है, कोई मॉडल पे चले जाए। चाइना और अपने बीच का अंतर तो देख लो। चाइना अमेरिका को कहता है कि पहली गोली तुम चलाओगे, ठीक, लेकिन दूसरी चलाने तुमको मौका कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में, सोच लेना। हमारे यहाँ पहली आप चलाएंगे साहब, आखिरी आपके यहाँ कौन चलाएगा ये बता दीजिए बस, हम तब तक इंतजार करेंगे। केवल एक ही चीज में राज करने में चाइना बनाना चाहते हो, है? राज करने में। वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट लोगों के मार दे रहा है? और तुम अपने देश के लोगों को मारने में बिजी हो। अरे हमारे सैटेलाइट ब्लॉक किए गए, हम हाथ पे धरे रह गए। 9 लापता है सैटेलाइट। देश में आप एलपीजी नहीं दे सकते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। क्या एनर्जी सुरक्षा आप दे पाएंगे देश को? हमारे 22 जहाज पड़े हुए हार्मुज से निकाल नहीं पाते आप। ये सवाल पूछने पे आप पूछेंगे कि आप कौन? ये सवाल पूछने के लिए कि मेरे यहाँ के जहाज क्यों रुके गए हैं, ये सवाल पूछने पे आप कहोगे कि हम गलत हैं, हम देशद्रोही हैं। देश की चिंता आपको नहीं है? 6,000 रुपए का भी सिलेंडर कोई ले तो क्या कोई और बोलेगा भी नहीं इसके लिए? या गरीब वंचित अंतिम व्यक्ति के शब्दों की वेदनाओं को कोई शब्द नहीं देगा? चीन दुनिया का सबसे बड़ा विक्रेता है और हम सबसे बड़े खरीदार हैं। चीन क्या बनाओगे?
चीन भी बनाने लायक होते तो भी चलता, चीन भी बनाने लायक नहीं हो। हमें मैं तो ये कहता हूँ दिक्कत है मैं तो कि ये जन्नत को कहता हूँ जहन्नुम न आशीष, बना दो। मैं ये कहता हूँ कि जितने आपने 300 से ज्यादा अकाउंट सस्पेंड किए, हम्म, उनको कोर्ट में खींचिए, हम्म। कोर्ट में खींचिए उनको, बताइए क्या किया। मत कहिए भाऊ ऐसी बात, कि एक साथ एक ही प्रोग्राम में मुझसे कई अपराध करवा देंगे। कल पता है उत्तराखंड के हाई कोर्ट में वो दीपक, जो कोटद्वार का दीपक है, दीपक का केस लगा था कि उसको खतरा है सुरक्षा के लिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज ने दीपक को फटकार लगाई है, क्लास लगाई है उसकी, कि तुम खुद ही आरोपी हो, तुम खुद आरोपी हो, तुम्हें क्यों सुरक्षा चाहिए, तुम्हें कौन सा खतरा है। तो अभी तो तुम्हारी जांच होनी चाहिए, पुलिस तुम्हारी जांच कर रही है। उस पर कौन सा केस है? वही जो हाँ, हुड़दंगियों ने केस उस पर लगाया, जो नहीं, मुसलमान वो दुकानदार को अपराधी नहीं। है। तो अब कहां वो जाएंगे? अपराध चले नहीं, जाए अदालत। अपराधी नहीं, नहीं, अपराधी है आशीष। नहीं, मैं कहता हूं चलो, हम्म, अब कोर्ट में तो खींचिए, कोर्ट को भी नंगा होने दीजिए। हम्म, अब जब नंगाई का कंपटीशन उतर ही आया है, तो अपराधी है दीपक। दीपक हम्म। ने सबसे बड़ा अपराध किया कि एक वृद्ध इंसान को, कोई संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहा था, उसको रोका, उस वृद्ध इंसान की रक्षा की। एक अच्छे शहरी, एक अच्छे सामाजिक इंसान होने के नाते अपने पड़ोसी, अपने सामने होने वाले अन्याय की तरफ देखने की बात, क्या क्या कहता है राम, क्या कहता है, क्यों राम का नाम लेते हो? क्या अपने सामने किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है और कोई देखता रह जाएगा? ये कानून आके इसको बचाएगा तब करेंगे। तो इस देश में लाशें ही बिछेगी, लोग मर जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कि आएगी एम्बुलेंस तभी लेंगे। झगड़े हो रहे तो कोई सुलझाने नहीं जाएगा, बोलेगा पुलिस को आने दो और जज को आने दो। यहाँ को न्यायपालिका चिल्ला रही है कि हमारे ऊपर इतने केसेस का बर्डन है, लाखों केसेस बैकलॉग में है, लेकिन कोई बाहर झगड़ा सुलझाता है तो वो अपराधी हो जाता है। हाँ, दीपक का अपराध था, दीपक ने हुड़दंगियों को हुड़दंग नहीं करने दिया, यह अपराध था। दीपक कुछ लोग गैर कानूनी काम कर रहे थे, उनको करने नहीं दे रहा था, यह अपराध था। दीपक ने हिंदू मुस्लिम इस दोनों धर्म को, जिस जो 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 इस भारत की एक तासीर है, गंगा जमुना तहजीब जिसको हम कहते हैं, उस तहजीब को बचाए रखने का गुनाह किया है दीपक ने, और दीपक गुनहगार है। आज के डेट में राम भी जन्म लेगा तो गुनहगार होगा, क्योंकि वो रावण पे हमला क्यों करता है। उसको भी पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारी पत्नी क्यों मांग रही थी हिरण, नहीं पहनती चोली हिरण के चमड़े की, नहीं जात, क्यों जग गए हिरण लेने? तुम्हारा अपराध, तुम हिरण लेने गए, पत्नी को अकेला छोड़ गए, ये तुम्हारा अपराध है, चले रावण को मारने। आज की जुडिशरी इस राम को भी कटघरे में खड़ी करती, श्री कृष्ण भी कटघरे में खड़ी करती, और आज की जुडिशियरी महात्मा गांधी को लगी हुई गोल की भी जस्टिफाई करती कि हां, महात्मा को मरना ही था। यदि दीपक गुनहगार है तो बाबा साहेब आंबेडकर सबसे बड़े गुनहगार होते, क्योंकि उन्हें दलितों को, पिछड़ों को, स्त्रियों को समान अधिकार दिए। अरे यूएपीए लग गया होता, दीक्षा भूमि से निकलते ही यूएपीए में गिरफ्तार हुए ये लग होते। जाता होता। हाँ, कि लाखों लोग साथ धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, सनातन के लिए खतरा, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, वैमनस्यता फैला रहे हैं, इंतजार कीजिए द्वेष फैला रहे हैं। आशीष जी, इंतजार कीजिए, वो महामहिम जज बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, हाँ, बहुत जल्दी उनका प्रमोशन हो जाएगा। जरा मैं आपको दिखाता हूं क्यों क्यों सवाल नहीं हो। जरा भैया एक सूची है, पिछले पिछले सप्ताह भर की सूची है, जरा देश में महंगाई, इस देश में क्या क्या हुआ है जरा देखिएगा। एक सप्ताह की सूची बस देख लीजिए। कमर्शियल सिलेंडर एक एक करके देखिए। कमर्शियल सिलेंडर 146 रुपया महंगा हुआ है। घरेलू एलपीजी 60 रुपया महंगा हुआ है। सरसों तेल 30 रुपया महंगा हुआ। रिफाइंड 30 रुपया महंगा हुआ। इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपया महंगा हुआ। पाम ऑयल 15 रुपए। कोयला 15 रुपए। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए 35 पैसे अभी हुआ है महंगा। जोमेटो की डिलीवरी फीस कल परसों बढ़ी है 2 रुपए 40 पैसा। हवाई जहाज के टिकट 425 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक महंगा। इंडक्शन स्टोव 40% तक महंगे हो गए। अब क्या कहें इसके बाद, क्या कहें
कि ये आहुति हम दे रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाने में। एक आपको और नहीं दिखाता हूँ, तो अगला लाइए, अगली ये देखिए आप, 16 मिलियन व्यू थे। एक रील बनाया था। रील क्या, क्रिएटर होते हैं, क्रिएटिव चीजें बनाते हैं। ये देखिए, पोस्ट नॉट अवेलेबल, ये आप देख रहे हो ना, ये रील आपने भी हो सकता है देखा हो। और ये देखिए व्यूज भी लिखे हैं 16.5 मिलियन, 16.5 मिलियन व्यूज थे। क्या बनाया था, एक छोटा सा वो क्रिएटिव रील बनाया था, जिसमें मोदी जी विदेशी नेताओं से कैसे मिलते हैं, उसका बस उसकी झलक थी। सपना सपना हा 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 हा, सपना हा हा हा, ही सपना, यही सब था। अब वो उतना अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे, एक्टिंग अच्छे उन सबने किया था, दोनों क्रिएटर्स थे। 16.5 मिलियन व्यूज थे। डिलीट करवा दिया सरकार ने, डिलीट करवा दिया। आप तो ऐसे रखे हो छिपा करके, ऐसा तो छोटा नवजात बच्चे को लोग छिपा के नहीं रखते, घर से बाहर निकाल देते हैं, काला टीका लगा देते हैं कि नजर न लगे, एक काले टीके से बच जाता है। आप तो डिलीट करवा करवा के बचा रहे हो। अरे इससे अच्छा नहीं काला अभी टीका लगा आप दो, छोटे की आशीष बजाय जी, बड़ा लगा दो, बड़ा लगा दो पूरा। आशीष जी, आपने जो अभी सूची दिखाई कि गैस कितना महंगा हो गया, एलपीजी कितना महंगा हो गया, सर तेल कितना महंगा हो गया, पामोलिन कितना महंगा हो गया, ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। हम्म, इतनी महंगी चीजें देश में खरीदी जा रही है, इसका मतलब देश की क्रय शक्ति को मोदी जी ने कितना बढ़ाया, इस एंगल को आप देखिए। ये मास्टर स्ट्रोक है, ये विकसित भारत के लक्षण है, ये नया भारत है, ये मोदी है तो मुमकिन है। 400 ₹450 एयर टिकट बढ़ गए 2300 रुपए तक के, मतलब 2300 रुपए का रेंज है। कुछ टिकट तो 2300 रुपए से भी बड़े होंगे। वो टिकट लेने के बाद भी लोग टिकट ले रहे हैं, इसका मतलब लोग की उनकी क्रय शक्ति बढ़ गई है। इसके मायने हैं कि अब हम बड़े हो गए। रुपया आज 94 शायद टच हो गया, जो मैंने हम्म, मतलब खबर कंफर्म नहीं कर पाया, शायद कंफर्म मैं हम्म, अभी भी बता हूँ दर्शकों को। रुपया हम्म, शायद 94 के आसपास मंडरा रहा है। ये हमारा ग्रेटनेस है। $1 को 94 रुपए देने पड़ते हैं, इसका मतलब रुपए की इज्जत बढ़ गई है, ऐसा आप माने। हम्म, और यदि आपको लगता है कि रुपए की इज्जत, रुपया गिर गया है, यदि आपने ऐसा सोचा तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, देश की सुरक्षा के लिए घातक है। विदेश नीति के ऊपर आपकी टिप्पणी मानी जाएगी, क्योंकि डॉलर जिसमें इन्वॉल्व है, डॉलर आते से ही विदेश नीति आ जाएगी। आप अराजकता फैलाना चाहते हैं देश में, ये बोल के कि रुपए की इज्जत कम हो गई है। हम्म। और सबसे ज्यादा 93, मोदी जी, 93.69 है इस समय, इस मैं वक्त। वही बोल रहा था, ये 69 था। ये ग्रे मार्केट, दो मार्केट रेट होते हैं आशीष जी। एक रेट होते हैं कि जो रेट में आप बैंक से जाके खरीद सकते हो या मनी एक्सचेंज से जाकर खरीद सकते हो। लेकिन जो ग्रे मार्केट है कि जिस मार्केट में कोई खड़ा हो जाता है डॉलर लेके, बोलता है ले रहा हूँ क्या मेरे से, कुछ लोग उनसे भी ले लेते हैं, तो वो उस रेट का 94 का जो अकॉर्ड रेट है वो 94 रुपीज का बताया गया है। नहीं और नहीं, ये 94.05, ये हाँ, बेसिकली क्या है, जो ऊपर ऊपर ही जा रहा है ये एकदम। और ऊपर जाते समय ऐसे 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 झटके थोड़ा मारता, फिर नीचे, फिर एक और ऊपर, अब 94.5 जाएगा यहाँ से। तो मैं वही कह रहा था कि ये यदि सुनने में आया तो हम्म, ये भी मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। और जिस दिन 100 रुपए पहुंच जाएगा, $1 की कीमत 100 रुपए हो जाएगी, उस दिन देखना इस देश में सेलिब्रेशन होगा, मन की बात कही जाएगी, टेंट लगा के लोग सुनेंगे, और राम मंदिर में लोग जाके वहां जुलूस से जाएंगे, लोग जुलूस निकालेंगे कि चलो रुपया 100 रुपए हो गया है। ये सेलिब्रेशन करने का प्रयास होगा। उन लोगों को तवज्जो मिलेगी जो हुड़दंगी है, उनका केस यदि चला जाए दीपक के खिलाफ, जो हुड़दंगी थे, जिनकी जिम बनाने नहीं गए थे। दीपक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो राहुल गांधी उनसे मिले। हम्म, राहुल गांधी मिलने के बाद वो दीपक भारतीय कहाँ से रह गया, वो तो अब देशद्रोही हो हाँ गया। हाँ, क्योंकि विपक्ष के नेता की इस देश में विपक्ष की इज्जत उतनी ही है जितनी पाकिस्तान और चाइना की है। उसी चश्मे से देखा जाता है इस देश के विपक्ष को भी। जो पत्रकार आलोचक है उनको, या कोई सवाल उठाते हैं सरकार पे, जो सही मायने में पत्रकारिता धर्म निभाते हैं, वो राष्ट्रद्रोही कहलाते हैं। और जो सरकार के दरबार में पैरों में घुंघरू बांध के नाचते हैं, चीयर लीडर बनते हैं ठुमके लगाते हुए, उनको करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दूरदर्शन से मिलते हैं।
सरकार चलिए, उनको मान्यता देती है, प्रधानमंत्री उनको ये फॉलो करते हैं। अरे प्रधानमंत्री तो एक्स पर किसको किसको फॉलो करते हैं, सूची दिखा दें। अगर मैं ज्यादा नहीं लेकिन 10 मैं ट्विटर हैंडल यही बता सकता हूं जिन पर आप अगर चले जाएंगे भाऊ, तो आप एक दिन के लिए मानसिक रूप से व्यथित हो जाएंगे, कार्यक्रम करने में दिक्कत होगी कि ऐसे लोग हैं और इनको इनको कोई रोकने वाला नहीं है। उन पर जहर, आज एक ओशियन जैन नाम से चैनल चलता है, फीमेल हैंडल फोटो वोटो लगा करके चलता है, बहुत तगड़ा। ये मतलब बहुत धुरंधर है। धुरंधर 2 आया है, 3 है। ये जो है हैंडल जो चलता है, इस हैंडल पर अभी की पोस्ट है, आज ईद का दिन है ना, एक विजुअल दिखा करके कि अभी भी कुछ देश में कुछ ऐसे हमारे इलाके बचे हैं, उसमें विजुअल में है कि हिंदू मुसलमानों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं जो नमाज कर रहे हैं ईद पे आज। उस विजुअल को लगा करके उसने लिखा है, अब मैं क्या कहूं, उसने ऐसा सीधा सीधा लिखा है, नफरत नफरत पूरा, मतलब किस लेवल तक का उन सबके अंदर भरा है कि भारत में अभी भी ऐसे इलाके बचे हुए हैं जहां पर हिंदुओं को, सनातनियों को समझ में नहीं आता है कि किसके साथ क्या करना है, मतलब इस टाइप की फीलिंग है उसमें। मैं पढ़ के बता देता हूं, जब चर्चा आई है, आज ईद का दिन है और ऐसे ऐसे सब भरे पड़े हैं। ये देखिए, अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कश्मीर, कैराना, केरल, संभल, हर जगह से भागे, लेकिन इन गांवों से अभी भी भाईचारे का कीड़ा नहीं निकल रहा है। वो विजुअल है जयपुर का कहीं का नजारा, जयपुर से, जहां हिंदू समुदाय के सदस्यों ने ईद उल फितर के अवसर पर ईदगाह में नमाज अदा कर रहे मुसलमानों पर फूलों की पंखुड़ियां बरसा रहे हैं, और उस पर लिख रहा है कि अभी इनके भीतर से भाईचारा कीड़ा नहीं निकल रहा है, हिंदुओं जो फूल बरसा रहे हैं। ये जो है, इन हैंडल्स को कोई रोकने वाला नहीं है। इनको आप जाकर देखेंगे तो फॉलोअर्स टूटे पड़े हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये इस देश में समरसता बढ़ा रहे हैं, संघ वाली समरसता, भाईचारा। जरा वो दिखा दीजिए, 93 रुपए 69 पैसे वाला जो अभी था, उसको भी जो बोला दिखा दे। ये देखिए भाव, 94 रुपए 5 पैसे गया था, फिर आया है। ऐसे ही देखिए, जहां जहां बढ़ रहा है तो एक जगह जाता है, फिर हल्का से नीचे आके स्टेबल होता है, फिर ऊपर झटका मारता है। देखिए कहां से कहां गया है पिछले कुछ वक्त में। ये देखिए, ये है भारत का प्रगति पथ। इतना तेजी से ऊपर जा रहा है भारत, इतना तेज भाग रहा है। तो ये ट्वीट जिसने आप जिस आपने ट्वीट अकाउंट का जिक्र किया, वो बैन तो नहीं होगा, उसको कोई अवार्ड मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, या गवर्नमेंट की किसी कमेटी पे उसको लिया जाएगा, भाईचारे की कमेटी पे, तो कोई ऐसे आश्चर्य नहीं होगा। हम तो बहुत कम जानते हैं, ऐसे लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में होंगे अकाउंट, और होंगे हजारों तो है अकाउंट। ही हैं जो हमको गाली देने वाले, हमको दिख जाता है ना कि गरियाते रहते हैं हजारों। उनके लिए कोई नहीं, उनके लिए छूट है कि तुम नफरत फैलाओ, भाईचारे को चारा समझकर खा लो चारा समझ करके, इनको खुली छूट है। लेकिन सवाल पूछ लो, रुपए पे, महंगाई पे, ब्लॉक कर दो, ना 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 ना, ना। भाइयों परिवारजनों, ब्लॉक कर दो। प्रधानमंत्री को सवाल पूछना इस संविधान में पाप हो गया है, गैर कानूनी हो गया है, राष्ट्रद्रोह का एक्ट हो गया है, समाज द्रोह का तगमा लगता है। आप उस भगवान को नहीं कुछ पूछ सकते। वन वे ट्रैफिक है, वो मन की बात कहेंगे बस। वन में बिल्कुल बन गए भाव। चलिए हमको इजाजत दीजिए, एक ही निवेदन करूंगा, इतना हम लोगों ने कह दिया। एक निवेदन करेंगे, संविधान में 12 अनुसूची है, एक 13वीं अनुसूची बना करके, उसमें जैसे होता है कि 10वीं अनुसूची में डाल दो तो इनको ये विशेष लाभ मिलता है, विशेष ताकत। हाँ हाँ, बस बस आप बस। एक 13वीं अनुसूची बना दो और उसमें ये डाल दो कि आलोचना, सवाल, गाली सिर्फ नेहरू को, इंदिरा को, राजीव गांधी को, राहुल सोनिया को दिया जा राहुल सकता गांधी का है, और भाजपा सकता है, को, हाँ। मोदी को गाली देना ये संज्ञेय अपराध होगा, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में होगा। 13वीं अनुसूची बना करके बस बाकायदा बना चिन्हित। दीजिए, काम ही खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ये अकाउंट डिलीट करने का लफड़ा ही नहीं होगा। क्यों हाँ, इतनी परेशानी करते हो, लिखा बस एक 13वीं सूची बना दो, बिल्कुल ऐसा ही कर अच्छा, दो। हम लोग भी पालन करेंगे क्योंकि हम लोग संविधान को हाँ, मानते हैं, संविधान तो हम भी संविधान मानेंगे। को मानते हैं।
बिल्कुल पालन इतने करेंगे हम। बंदोबस्त है, सब छुट्टी हो जाए। छुट्टी हो जाएगी। इजाजत दीजिए हमें, आज चलो एक बार बताइए फिर ईद से के दिन हम पे खबर लानी पड़ रही है। फिर पे एक ईद के दिन आप सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आशीष ने कहा कि बस सद्भावना के साथ रहिए। कईयों के लगता होगा कि ये कीड़ा है, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते, ये कीड़ा है, इस कीड़े को पनपने दीजिए। और जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उनकी बात सीरियसली ना ले। एक बार फिर से ईद मुबारक सभी मुस्लिम भाइयों को, विश्व के मुस्लिम भाइयों को। आने सबको वाला साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और भाईचारा बनाए रखिए बस। कोई हाँ कितना भी भाई। उश्काए आपको, ये हमारी तरफ से गुजारिश। हम भी संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं, आप भी संविधान के दायरे में हैं। आपको भी उतना ही अधिकार है इस भारत का, और भारत उतना ही है आपका जितना हम लोगों का है। ये संविधान ने आपको अधिकार दिया है। किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के कहने से आप बाहर ही नहीं हो जाते। कोई नहीं पा रही है, सब घर के हैं, सब घर के हैं। एक घर है, भारत घर है। इस घर में सब अलग अलग जो है होता ना, अलग अलग कमरे में इधर उधर सब लोग हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, खाते हैं और फिर अपने अपने घर में सो जाते हैं। सब एक घर है ये, अपने अपने कमरे में। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।